हाँ जी बेटा, अब थोड़ा सा घूमते हैं मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ। याद है उसमें एक चीज़ बताई थी, ट्रांसलेशन। जब प्रोटीन्स बनती हैं तो वो जो एक पूरी प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड की जो चेन निकल के आती है ना, उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक्सट्रैक्शन आउट होती है। एक बार ट्रांसलेशन या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन की पोस्ट मॉडिफिकेशंस पढ़ना। क्लीवेज था, एक्सॉन और इंट्रॉन को वहाँ से निकालना था। याद है ना कि 45S की एक पूरी सब यूनिट बनती है, वो 41 में टूटेगी, फिर 41 से 28S में और 5.5S में। इसका मतलब हुआ कि पहले हमारे जो राइबोसोम्स जिस प्रोटीन को बनाते हैं वो इनएक्टिव होती है। एक्सॉन्स भी होते हैं और इंट्रॉन्स भी होते हैं, है ना। और जब हम बात करते हैं इंट्रॉन्स की, इंट्रॉन्स वो वाला हिस्सा रहता है जिसको कि हटाया जाता है, एक्सॉन्स को जोड़ा जाता है। नेचुरली बॉडी में हो जाता है प्रो इंसुलिन, 3 चेन बनती है ABC, और प्रो इंसुलिन जब इंसुलिन में चेंज होती है तो जो C पेप्टाइड, जो C चेन बनी वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मैच्योर होने लगती है और सिर्फ A और B बचती है, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, इंसुलिन के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ, बैक्टीरिया से इंसुलिन को बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। किस लिए? क्योंकि बैक्टीरिया की बॉडी में मान लो हमने वो जीन्स डाले जो कि इंसुलिन को बनाएंगे, A चेन भी बनेगी, B भी बनेगी, C भी। लेकिन बैक्टीरिया के इंटरनल बॉडी में ऐसा कोई जीन नहीं होता जो कि क्या नाम है, उस C चेन को खत्म कर सके। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस पढ़ना, जब डीएनए से आरएनए बनता है समझ में आ जाएगा। इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स वाला एक बार रिमाइंड हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, हमें पता है कि इंसुलिन कैसे बनती है, पैनक्रियाज से बनती है। और पैनक्रियाज से बनने के लिए जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं 11th क्रोमोसोम पे। कैसे कि पहले बनते हैं प्रो इनएक्टिव, फिर जो C पेप्टाइड जो एक्स्ट्रा बनती है वो हट जाती है। इट इज रिमूव ड्यूरिंग मैच्योरेशन इनटू द इंसुलिन। तो जो मेन चैलेंज था इस टेक्नोलॉजी के थ्रू वो ये था कि भाई पहले तो 3 चेन बने और फिर 2 चेन को ही रखा जाए, ये कैसे पॉसिबल थी। तो आपके पास पीछे तो आते हैं एक एक 2 क्वेश्चन। 1983 में अमेरिका की एक कंपनी थी, उसने सोचा कि तुम ABC के चक्रों में पढ़ते क्यों हो, ई कोलाई में सीधे वो जीन्स डालो ना कि सिर्फ A चेन बने और B चेन बने, बाहर निकालो और उनको जोड़ दो। और यही हमारे पास क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। एली लिली कंपनी, अमेरिका की जो कंपनी थी उसका नाम था एली लिली। उसने कहा कि सारे पागल क्यों बन रहे हो भाई, सिर्फ A और B चेन को बनवा लो ना। बैक्टीरिया में मतलब एक तो ऐसा जीन डाल ले जो पूरी इंसुलिन को बनाए, A B और C चेन को, तो जीन से अलग अलग कर दो। पहले तो वो जीन डालो कि भाई A चेन बन जाए, फिर वो जीन डालो जो B चेन बन जाए, और फिर उनको एक्सट्रैक्ट आउट कर लो। आपके पास आता है ये रोल। 1983 में एली लिली अमेरिका की एक कंपनी थी, उसने सबसे पहले डीएनए की अलग अलग जो इंसुलिन था इसकी दोनों की अलग अलग चेन बनाई, A और B। और कैसे? ई कोलाई के थ्रू प्लाज्मिड को वेक्टर लिया, उनको सेपरेटली बनवाया और फिर डाइसल्फाइड की बॉन्ड की हेल्प से उनको जोड़ा, और फिर उससे जो पहली इंसुलिन बनी उसका नाम था ह्यूमेलिन। और आपके पास ह्यूमेलिन का नाम भी आता है कि पहली जो इंसुलिन जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाई गई थी, क्या नाम था, किसने बनाई थी, कैसे बनाई थी, ह्यूमेलिन। समझ में आया? तो इस ह्यूमन इंसुलिन को कैसे बनाया गया ये मैकेनिज्म है यहाँ पर। आइसोलेशन ऑफ डोनर और डीएनए सेगमेंट। सबसे पहले तो डोनर, ह्यूमन सेल मतलब कोई भी डोनर जो कि वो जीन्स देगा जो कि क्या करेगा बेटा, उस इंसुलिन को क्या करता है, बनवाता है। तो डोनर को ले लिया, प्लाज्मिड को ले लिया। प्लाज्मिड को किस लिए लिया? क्योंकि वेक्टर का काम यही करेगी। अब देखो इंसुलिन के जीन लिए, इंसुलिन के वो जीन लिए जो कि अलग अलग चेन को बनाएंगे। तो जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से इनको कट किया जाता है, दोनों तरफ स्टिकी एंड है। अब इस प्लाज्मिड के साथ उस इंसुलिन को बनाने वाले जीन्स को क्या किया गया, जोड़ दिया गया बाय द हेल्प ऑफ लाइगेज एंजाइम, और इसको बोला रिकम्बिनेंट डीएनए। यानी कि प्लाज्मिड में अब क्या है, वो जीन्स है जो इंसुलिन को बनाएंगे। अब
एक ले ली प्लाज्मिड फ्री ई कोलाई, मतलब अब दूसरी ई कोलाई लेते हैं, उसमें से प्लाज्मिड को निकाल दिया और अब ये प्लाज्मिड इस ई कोलाई में डाल दी। हमें पता है ई कोलाई जब एंटर करती है उस डीएनए को तो हटा देती है और खुद अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करती है। इस ई कोलाई में जैसे ही ये जीन्स जाएंगे ये मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे और फिर इनकी प्योरीफाई फॉर्म को ले लिया जाता है। तो पहले तो वो जीन्स डाल दिए जो ए चेन को बनवाएंगे, फिर बी को, फिर उनको बाहर लैब में क्या किया गया बेटा, सल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से जोड़ दिया गया। इस तरह पहली रिकम्बिनेंट इंसुलिन, जिसको कि ह्यूमलिन का नाम दिया गया, उसको प्रिपेयर कर लिया गया। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हर एक लाइन पे, हर एक जगह पे क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आता है जीन थेरेपी, और ये भी 5 नंबर का आता है। जीन, हमारी बॉडी में बहुत से ऐसे डिसऑर्डर है जो कि जीन से होते हैं, है ना। बॉडी में 2 टाइप की सेल्स होती हैं, सोमैटिक सेल और जर्म सेल। और कोई भी डिसऑर्डर हो, हर डिसऑर्डर के लिए जीन रेस्पॉन्सिबल है। ये चीज हमने जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में देखी थी। जीन थेरेपी का मतलब होता है, मान लो हमारी बॉडी में कोई फॉल्टी जीन है, हमने कई सारे डिसऑर्डर्स पढ़े, तो जिस जीन की डेफिशिएंसी से या जिस जीन की कमी से वो डिसऑर्डर होता है, उस जीन को तो हटा दिया जाए, उसकी जगह नया जीन डाल दिया जाए। समझे बेटा? फॉल्टी जीन को हटा के एक नॉर्मल हेल्दी जीन को डाला जाना बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसी को हम नाम देते हैं जीन थेरेपी। और आपके पास ये क्वेश्चन आता है क्योंकि यहाँ पर एक डिजीज को कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है। तो जीन थेरेपी 2 टाइप की होती है, सोमैटिक और जर्म लाइन। हमें पता है हमारी बॉडी में 2 ही टाइप की सेल्स होती हैं, या तो जर्म सेल्स होती हैं या सोमैटिक सेल। अगर जर्म सेल के किसी जीन में डिफेक्ट है, उसके जीन को अगर क्या किया जाए बेटा, चेंज किया जाए, उसको बोलेंगे जर्म लाइन जीन थेरेपी। और सोमैटिक में अगर होती है तो उसको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल जीन थेरेपी। और आज के टाइम पे सिर्फ सोमैटिक सेल ही अलाउड है, जर्म सेल्स परमिशन नहीं मिली है। किस लिए? जर्म सेल का परमिशन मिलने का मतलब एक ऐसा ह्यूमन तैयार कर लेना जिसमें जीन्स ही किसी और के हैं, और ये चीज अलाउ नहीं की गई है, तभी तो ह्यूमन रोबोट नहीं बना पा रहे। देखो ट्रांसजेनिक हर कोई बन गया, प्लांट भी, एनिमल भी। ह्यूमन क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि इसकी परमिशन नहीं है कि एक ह्यूमन कभी भी दूसरे ह्यूमन को नहीं बना सकता। तो जो जीन थेरेपी है बेटा, वो सिर्फ सोमैटिक सेल तक ही रेस्ट्रिक्ट है, जर्म सेल्स में कभी भी परमिशन नहीं मिलती। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन जर्म सेल ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज नॉट परमिसिबल। क्लियर? तो जीन थेरेपी को क्यों सोचा गया? SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें डचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी पढ़ी थी हमने जेनेटिक्स के चैप्टर में, सिस्टिक फिब्रोसिस पढ़ा था। और ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं कि एक सिंगल जीन के डिफेक्ट से हो जाते हैं। तो अगर एक ही जीन में डिफेक्ट होते, ये डिसऑर्डर हो गए, तो क्यों ना उस डिफेक्टिव जीन को हटा दिया जाए, और यही किया गया जीन थेरेपी में। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा जीन थेरेपी, इसका एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल आता है एडिनोसाइन डी एमिनेज। एंजाइम का नाम लिख रखा है एडिनोसाइन डी एमिनेज। पहला जो जीन थेरेपी थी, पहली बार जो जीन थेरेपी किसी डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए यूज की गई थी, वो 1990 में यूज की गई थी एक 4 साल की बच्ची के ऊपर। जो वो 4 साल की लड़की थी, उसकी बॉडी में एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम नहीं था। और अगर इस एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम की हम बात करें, हमारे इम्यून सिस्टम को फंक्शनल रखता है। क्या? एडिनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये उसकी बॉडी में था नहीं, तो अगर एडीए एंजाइम नहीं होगा तो इसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं SCID। क्लियर? और कई बच्चों में जो एडीए की डेफिशिएंसी, उसमें क्या किया जाता है बेटा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, किसी और की बोन मैरो डाल दी जाती है, तो उसमें ऑटोमेटिकली वो जब एंजाइम आता है तो वो क्योर हो जाती है। कईयों में इसको जीन या एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के थ्रू किया जाता है।
क्या किया जाता है कि जो पेशेंट होता है जिसमें एडीए एंजाइम नहीं होता, उसकी बॉडी में फंक्शनल एडीए एंजाइम को इंजेक्शन की हेल्प से डाला जाता है। लेकिन दोनों ही केस में, चाहे बोन मैरो को ट्रांसप्लांट कर लो और चाहे एडीए एंजाइम को डाल लो, क्योर नहीं होते पूरी तरह। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो ऐसे पेशेंट होते हैं बेटा, जब तक वो ब्लड रहेगा, जब तक काम करेगा, तब तक ठीक है। जैसे ही खत्म, वही जैसे डायलिसिस हर 15 दिन में, हर वीक में करवानी पड़ती है। क्यों? अगर ब्लड एक बार ही प्योर हो गया तो काम चल जाएगा, बट वो इम्प्योर भी तो हो जाता है। सेम केस यहाँ पर है। जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके ये एडीए एंजाइम नहीं होता, उनके पास टी सेल्स नहीं होती, टी लिम्फोसाइट। और फर्स्ट चैप्टर में हमने टी लिम्फोसाइट की टाइप्स और उसके एग्जाम्पल्स किए। तो जब तक उसको टी लिम्फोसाइट्स मिलती रहेंगी तब तक रहेगा, लेकिन जब जैसे ही वो ख़त्म होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर से पैथोजन अटैक करने लग जाते हैं। तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढा गया, जीन थेरेपी। लिम्फोसाइट, हमें पता है लिम्फोसाइट कौन सी, एक टाइप की WBC होती हैं। इनको पेशेंट की बोन मैरो, मतलब जो पेशेंट है उसकी बोन मैरो में से लिम्फोसाइट को लिया गया, ठीक है, उसको बाहर कल्चर किया गया, कल्चर करवा लिया। अब उसकी लिम्फोसाइट को कल्चर करने के बाद उस लिम्फोसाइट में, ये ध्यान से सुनना, एडीए को डाल दिया। इंजेक्शन नहीं दिया, लिम्फोसाइट को बॉडी से बाहर निकाला, कल्चर करवाया, मतलब मल्टीपल कॉपी बनवाई, और फिर उनके अंदर एडीए को डाला गया बाय CDA, रेट्रोवायरल टेक्नोलॉजी के थ्रू। और जैसे ही उन लिम्फोसाइट्स में एडीए आ गया, उसको वापस से उस पेशेंट की बोन मैरो में डाल दिया गया। लेकिन ये टाइम टू टाइम डायलिसिस की तरह करना पड़ता है। अब जब तक उस बोन मैरो में एडीए रहेगा तब तक उसकी इम्यून सेल्स काम करेंगे। जैसे ही खत्म, वो फिर से यही प्रोसीजर करना पड़ता है कि लिम्फोसाइट को लो, एडीए डालो, कल्चर करो, और फिर से उसको क्या करो बेटा, डालते रहो। क्लियर? अगर हम इस जीन की बात करें, इसको अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज, अगर बच्चे में पहले पता चल जाए कि उसमें एडीए की डेफिशिएंसी है, और उसी टाइम पे बच्चे में, यानी कि माँ के अंदर ही अगर बच्चे का क्या कर दिया जाए बेटा, एडीए जीन ट्रांसफ़र कर दिया जाए, कि फॉल्ट जीन को निकाल दिया और हेल्दी जीन को डाल दिया, तो ही इसका परमानेंट क्योर है, अदरवाइज नहीं है। और ये परमानेंट क्योर के लिए परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप एक बच्चे के जीन्स को चेंज नहीं कर सकते, ये लॉ एंड ऑर्डर्स है। तो ये एडीए का आपके पास आता है, ये भी आता है कि परमानेंट क्या है, परमानेंट है सिर्फ जीन थेरेपी, जो कि परमिशेबल नहीं है। तो सिर्फ टेक्निक अडॉप्ट की जाती है, या तो बोन मैरो को ट्रांसप्लांट किया जाता है, या टाइम टू टाइम इंजेक्शंस दिए जाते हैं, या लिम्फोसाइट्स को बाहर निकाल के कल्चर करके और जीन्स डाला और फिर उसकी बॉडी में डाल दिया जाता है। ठीक है। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो जो ये बायोटेक्नोलॉजी है, इसको कई सारी डिजीज़ को डायग्नोस, पता लगाया जाता है, और ये चीज़ हम कर चुके हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की थी 3rd यूनिट में, और एलिसा, वो टेक्निक हैं जो कि कैंसर, एड्स वगैरह को डायग्नोस करने में हेल्प करती हैं। एंड ऑल आर द मेहरबानी ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हमें ये चीज़ मिली। याद है मैंने कहा था कि बेटा सिर्फ मोलिकुलर प्रोब के ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। मोलिकुलर प्रोब्स, जब कोई डांस करता है ना, उन डांस वालों को देखना, प्रोब यूज करते हैं, लकड़ी, डमरू, कुछ भी, वो उनकी प्रोब रहती हैं जो हेल्प करती हैं। सिमिलर वे में प्रोब्स डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड या आरएनए के लिए जाते हैं, जो कि डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट करने में क्या करती है बेटा, हेल्प करती है। वहाँ पर डेफिनेशन ना मिले तो यहाँ पर देखो साफ साफ वर्ड्स में इसकी कंप्लीट डेफिनेशन लिख रखी है, यहाँ से कर लेना। इसके अलावा डिजीज को डिटेक्ट आउट करने में और भी टेक्निक्स रहती है, जिसमें ब्लॉटिंग टेक्निक्स आती है, साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये हम करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ से आपके MCQ क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता, बट ये जो टॉपिक्स दे रखे ये आपके मेडिकल एंट्रेंस वगैरह में, नीट में, एम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।